नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। बजट 2023-24 जल्द पेश होने वाला है, इसलिए इन दिनों हम आवाज देश की भी डेडिकेट कर रहे हैं बजट को। और आज हम बात करेंगे बजट और क्लीन एनर्जी की। मोदी सरकार जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कोल पर निर्भरता कम करने के लिए क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने स्थायी विकल्प तलाशने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भविष्य की आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन साल 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। हाइड्रोजन नीति की घोषणा करने वाला भारत विश्व का 18वां देश है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। भारत ने सौर, हवा और जल स्रोत से बिजली प्राप्त करने के लिए अलग अलग लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। कम से कम 23.5% सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली की खपत 1.5 गुना बढ़ाकर 33.5% करना है। हवा और जल स्रोतों से मिलने वाली बिजली को 850 गुना तक बढ़ाना भी है। भारत अपनी ऊर्जा का कहें कि उसकी आवश्यकताओं का लगभग 84% आयात किया करता है। इस पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। शिरीष एस गरुण हैं, निदेशक हैं रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी टेरी के। मनोज कुमार उपाध्याय हैं, उप सलाहकार ऊर्जा नीति आयोग। प्रफुल्ल पाठक जी हैं, अध्यक्ष सौर ऊर्जा सोसाइटी ऑफ इंडिया। और मेरे साथ जिनके बीच में विराजमान हूं, जनता जनार्दन, आपका भी स्वागत है। यूँ तो क्लीन एनर्जी की बात करें तो बहुत सारे घटक हैं, तत्व हैं, स्रोत हैं, लेकिन घटनाक्रम ताज़ा है ग्रीन हाइड्रोजन का, इसलिए वहाँ से हम शुरू करना चाह रहे हैं। 19,000 करोड़ से ज़्यादा की योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो क्या माना जाए, इस बजट में वो कुछ प्रावधान किए जाएंगे कि 8 लाख करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके? इस बजट में डेफिनेटली अलॉटमेंट तो होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से मिशन का प्रावधान हो रहा था। और लास्ट बजट में MNRE के बजट में थोड़ा प्रावधान था हाइड्रोजन के लिए, पर अब जो कि मिशन टारगेट आ गया है, प्रोडक्शन टारगेट भी आ गया है, अब इसके ऊपर थोड़ा लीगल फ्रेमवर्क, ऑपरेशनल गाइडलाइंस वो सब बननी है। पर एक चीज़ है कि अभी उसको फाइनेंस जो भी लगेगा तो उसकी प्रावधान तो बजट में आने ही चाहिए। जी मनोज जी, प्रावधान आने चाहिए। आपको क्या लगता है, मोटे तौर पर किस बात पर जोर, विशेष तौर पर ग्रीन एनर्जी की बात करें तो, और उसमें भी अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो कितना जो है प्रभाव देखने को मिलेगा इस बार के बजट में? ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो 2 फेज़ में इसका प्रावधान किया गया है। पहला फेज़ है वो 2025-26 तक है और दूसरा फेज़ 2030 तक है। पहले फेज़ में बेसिकली R&D प्रोजेक्ट्स हैं और उनका जो भी बजटरी प्रोविज़न है वो इस साल से ही उसमें रखा जाएगा। 3 कंपोनेंट इस पूरे ग्रीन हाइड्रोजन के हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, प्रोड्यूस करना है। दूसरा कंपोनेंट है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र, एक टेक्नोलॉजी है, मशीन है, उसे भी हमें आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाना है। तीसरा कंपोनेंट है, चूँकि ये जो है हमारे जो ऊर्जा, हरित ऊर्जा जो उसमें जाएगी, उसको किस तरह से जो है प्रायोजित किया जाए, जिसकी वजह से जो बैंकिंग है, क्योंकि हमारे पास जो बिजली है, जो भी हरित ऊर्जा वो दिन में है, रात में तो है नहीं, तो बैंकिंग के सहारे उसको हम लोग उसमें यूटिलाइज करेंगे। उसके लिए भी उसमें प्रयोजन किया गया है कि किस तरह से बैंकिंग की जाए, और बैंकिंग को अगर मान लीजिए उसमें कुछ प्राइस डिफरेंस आ रहा है तो कैसे सरकार उसमें मदद करेगी। साथ साथ में चूँकि अभी ये बिल्कुल नई चीज़ है, अभी पूरे विश्व में कहीं पर भी ग्रीन हाइड्रोजन कमर्शियल स्केल पे अवेलेबल नहीं है, और भारत चूँकि आपने बताया 18वां देश है जिसने पॉलिसी अनाउंस किया है, पर भारत
सबसे प्रमुख देशों में से एक है जिसके तरफ पूरा विश्व देख रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, ग्रीन अमोनिया यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। तो उसके लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन सेक्टर हैं, खासकर अभी तो जो रिफाइनरी और फर्टिलाइज़र हैं उनमें कंजम्पशन होगा, लेकिन साथ साथ में हमारे पास शिपिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और पावर सेक्टर है और अन्य सेक्टर हैं जिनमें हमें अभी R&D करना पड़ेगा। जैसे स्टील में भी हमें R&D करना पड़ेगा, तो R&D की शुरुआत अभी से शुरू हो जाएगी। उसके लिए स्कीम के अंदर प्रावधान किया गया है, उसके अंदर एक कमेटी भी बनाई गई है PSA के जो है अध्यक्षता में। तो आपको बहुत जल्दी ही जो है बजट के बाद से ही बहुत सारी गतिविधियाँ ग्रीन हाइड्रोजन में दिखना शुरू हो जाएंगी। जी जी जी। प्रफुल्ल जी, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो सौर ऊर्जा में दक्षता आपको हासिल है, ये नए हम लोग जो हैं एरियाज़ खोल रहे हैं क्लीन एनर्जी के लिए, लेकिन जिन एरियाज़ पर पिछले 5-6 बरस से लगातार काम कर रहे हैं उसमें सौर ऊर्जा भी है, उसकी स्थिति क्या है? विशेष रूप से सौर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को लेकर क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं, क्या कुछ लक्ष्य हम लोग हासिल कर पाए? देखिए, कोई भी जब हम लोग मिशन आता है या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का हुआ या आपने मेरे से बात करें आप सोलर एनर्जी के बारे में, तो जैसे अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन कर रहे हैं, वैसे 2010 में सोलर एनर्जी वाला मिशन पहले आया था जी। और उस वक्त हमने जो टारगेट सेट किया था, उस वक्त हम लोग जो थे उस फील्ड में हम लोग हंस दिए थे कि इतना टारगेट हम कैसे क्या कर पाएंगे। लेकिन मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि 2010 में जो 20 गीगावाट का टारगेट रखा गया था, जो बाद में 2014 में उसको रिवाइज किया गया और हम लोगों ने उसको बढ़ाया, तो उसका भी जो टारगेट हमने 2014 में सेट किया, उसका ऑलमोस्ट 85% के ऊपर का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। तो सोलर की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो यही है कि जब हम कोई मिशन डिक्लेयर करते हैं तो नेचुरली शुरुआत जब होती है तो हर एक के मन में आशंका होना स्वाभाविक है, लेकिन जब भी कोई इस तरह के मिशन होते हैं तो उसका स्टडी किया जाता है, उसके लिए अलोकेशंस होते हैं, उसका रोड मैप बनाया जाता है। अब जैसे ग्रीन हाइड्रोजन वाला भी 10 साल का ये मिशन है, 10 साल में क्या करेंगे उसका है। सोलर का भी 10 साल पहले हम लोगों ने ये किया था कि 2020 तक हम क्या करेंगे, 22 तक क्या करेंगे। तो उस हिसाब से सोलर का अगर देखा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो 85% आपको लगता है कि जो है, वैसे तो 90% के ऊपर बोल रहे हैं जी, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि 80% भी अगर हमने कर लिया है, तो देखिए जहां हम 20 के जगह अब आज हम 80 गीगावाट के ऊपर अगर जा रहे हैं, तो हमने जो 2010 में, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव रखते हैं और उसके दिशा में कदम डालना शुरू करते हैं और उसकी तैयारियां करके जाते हैं, तो वो होता है, और वो भी सोलर में हुआ है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें और संस्थाएं अपने लेवल पर जो करती है वो तो ठीक है, लेकिन जन भागीदारी से ऐसी मुहिमों को ज्यादा सफल बनाया जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा। सरकार का काम शुरू करना है, लेकिन भागीदारी जनता की बहुत जरूरी है। जी जी, जनता के नुमाइंदे यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं। कुछ सवाल जी? क्या ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा 10 साल में जो सरकार ने कल्पना करी है? देखो, अभी देश में जो हाइड्रोजन कंजम्पशन हो रही है वो अबाउट 6.5 मिलियन टन की है सालाना। अच्छा। जो रिफाइनरीज और फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, और उसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, बिकॉज वो हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनती है, तब उसमें से CO2 निकल के आता है और GHG एमिशन निकलते हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट 5 मिलियन टन का रखा है उन्होंने, तो वो मतलब तकरीबन जितना अभी तक कर रहे हैं उतना ही हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कुछ मैंडेटरी परसेंटेज रिप्लेसमेंट का दे देंगे। ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट में भी है, सजेशंस, और गवर्नमेंट का भी डिस्कशंस चल रहे हैं। तो जो रिफाइनरीज और फर्टिलाइज़र प्लांट और कुछ छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको कुछ परसेंटेज में भी 5% से शुरू होकर 50-100% बाय 2030 का प्रावधान आ जाएगा। तो वो एक ऑफटेक के लिए एक मार्केट हो जाएगा, क्योंकि ये लग रहा है कि अभी हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन, वो थोड़ा महंगा होगा ग्रे हाइड्रोजन से। तो वो एक जैसे सोलर और विंड को रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन स्कीम्स आए थे गवर्नमेंट का, अभी भी चल रही है, तो उसमें वो एक मार्केट क्रिएशन मैकेनिज्म हो गई, वो एक है। इसके अलावा गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़, पर्टिकुलरली बिग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जैसे रिलायंस है, अदानी है, हीरो है, L&T है,
और ऑल द पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कंपनीज, ऑल अदर, तो वो लोग दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन द टेक्नोलॉजीज, प्लस there are new markets which are going to open, and one of the major market which government is looking at वो है exports का। एक्सपोर्ट का। तो almost 50% of this requirement will go into exports। सर के साथ में एक ऐड करना चाहूँगा, आपने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया और एक डिमांड क्रिएशन की बात होती है, जैसे आपने कहा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अब ऐसी बात है, दो चीज़ें हैं कि ज़रूरत है या नहीं है। सर ने बताया कि अभी हम लोग हाइड्रोजन कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हम कंज्यूम कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेट्रोकेमिकल्स में कंज्यूम हो रहा है, रिफाइनरी में हो रहा है, और हाइड्रोजन कोई नई चीज़ नहीं है। पर हाइड्रोजन को बनाने के तरीके क्या क्या हैं, क्योंकि आपने उसकी बात आपने जोड़ी क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से, तो बनाने के तरीके क्या क्या हैं। ब्लैक हाइड्रोजन शुरू होकर के ग्रीन हाइड्रोजन तक आता है, ब्लैक, ग्रे, ब्लू और येलो भी आता है बीच में, और ग्रीन आता है। अभी हम लोग प्राइमरीली ग्रे हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन से निकल के आता है। इसकी टेक्नोलॉजी अब हम लोग 4-5 पायलट प्रोजेक्ट जो पिछले बजट में था उसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पर उसमें सभी में क्या है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इमिशन ज़्यादा है। अगर आप कोल से बढ़ करके आते हैं ग्रे तक, मतलब आप ब्लैक से आते हैं ग्रे तक, तो ब्लैक में ज़्यादा है और ग्रे में कम है, क्योंकि सोर्स आपका जो है क्या है। आप ब्लू में आते हैं तो ब्लू में सीसीएस टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है आपको। और ग्रीन में क्या, चूंकि आप वाटर स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं कि ज़ीरो नहीं है, पर ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और येलो में क्या है कि न्यूक्लियर के थ्रू हम लोग मान के चलते हैं। तो नीति आयोग ने ऐसी परिकल्पना करी थी कि डिमांड पहले क्रिएट होनी चाहिए, पर डिमांड ऑलरेडी है। अब ये है कि उस डिमांड में, सर ने बताया कि उस डिमांड को प्राइस कंपेटिबिलिटी क्या है, ग्रे का जो प्राइस है और ग्रीन का जो प्राइस। लेकिन ये डिमांड जो है, ये अंदरूनी बाजार की डिमांड है या फिर एक्सपोर्ट करने के बाद जो है विविध देशों की डिमांड की बात है? ये डिमांड किस डिमांड की बात की जाए? तो अभी जो है अंदरूनी, जो हमारी अपने जो घरेलू डिमांड ही काफ़ी ज़्यादा है जी। अगर आप 6.5 मिलियन टन की बात करें, जो कि 2030 में 11 मिलियन टन हो जाएगी, तो 11 मिलियन टन 2030 में खुद की घरेलू डिमांड है। और अगर देखा जाए पूरे वैश्विक डिमांड, तो वैश्विक डिमांड करीब करीब 300 मिलियन टन जाएगी 2030 तक जी। अब इसमें क्या है कि ये हाइड्रोजन की डिमांड, इसमें कहीं ग्रीन और ग्रे का मतलब नहीं है। हाइड्रोजन तो सब लोग कंज्यूम करेंगे ही, अगर ना ग्रीन आए तो भी। पर क्या है कि सभी देशों ने, अलग अलग देशों ने अपने क्लाइमेट गोल सेट किए हैं, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना है तो ग्रीन हाइड्रोजन पर हमें जाना होगा। कुछ सवाल? ग्रीन हाइड्रोजन पे लेके हमारे सरकार का जो योजना है, इस पे विशेष फोकस दे रही है। इसकी जो लागत कीमत है, क्या हमारे अर्थव्यवस्था पे कुछ असर डालेगी या असर पड़ सकता है? जी। सोलर एनर्जी जो प्लांट जो लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिजर्ट एरिया में लगाना चाहिए, फिर जो बंजर ज़मीन है उस सब पे लगाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो ग्रीन एरिया में लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो फार्मिंग को इफेक्ट करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? पिछले 2022-23 का जो बजट पास हुआ था, उसमें सोलर पावर सेक्टर में 3,365 करोड़ का अलॉट हुआ था, और जो प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो उसमें 2,265 समथिंग था। तो सर जो 29% इंक्रीजमेंट हुआ है सोलर पावर सेक्टर में, तो सर बट स्टिल हमें देखना पड़ रहा है अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी कि सोलर पावर का सफ़र कर रहे हैं लोग उससे। तो सर आपने अभी बोला जैसे कि 80% इंक्रीजमेंट हुआ, 20 to 80%, तो सर ये कैसा मतलब है कि लोग फिर भी सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से? जो खाली और बंजर पड़ी ज़मीन है उसका उपयोग भी किया जाए और उससे ऊर्जा भी जनरेट की जाए, ये एक सोच थी सरकार की और विशेष रूप से मोदी जी की। तो क्या उस सोच को परिलक्षित किया जा सका है योजनाओं परियोजनाओं के तहत? बहुत अच्छे सवाल है, और यूथ इस तरह के सवाल पूछ रही है, देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। यूथ के लिए ताली हो जाए, क्योंकि ये दिखाता है कि वो कितने इन्फॉर्मेशन रखते हैं या कितना वो अभी लोग उनको बोलते हैं कि हाँ, भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, वो जागरूकता के बगैर वो भागीदारी संभव नहीं है। नॉर्मली बोला जाता है कि यूथ तो ये नहीं देखते, वो नहीं देखते, बट ये सब देख रही है, देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और इस तरह के सवाल आप लोगों ने हमको जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जो चीज़ें आपके मन में है उसके जवाब हम दे सकते हैं और फैक्ट बेस्ड जवाब देंगे। जैसे अभी इन्होंने बोला कि सोलर एनर्जी का जो है वो डेजर्ट में होना चाहिए, या ये देखिए ऐसा नहीं है। सोलर एनर्जी इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन मीन्स जहाँ आपको चाहिए और जहाँ धूप या सन एनर्जी है वहाँ पे उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उसका यूज़ ये रूरल में हो, डेजर्ट में हो, मेट्रो में हो, ना हो, ऐसा नहीं है।
जिसको जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी अगर बिजली वहाँ का सोलर बेस्ड इंस्टॉलेशन करके आप कर सकते हैं तो आपने करनी चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। अगर आपके घर में जैसे आप 4 लैंप्स लाइट्स लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या एनर्जी की ज़रूरत है वो देख के आप आपका सेटअप भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि एक ज़माना था कि हम लोग मेगावाट ये सब जो गिनते हैं वो मेगावाट में, तो हम लोग मेगावाट इंस्टॉलेशन के लिए डरते थे। अभी आपको बता रहा हूँ गुजरात में एक 30 गीगावाट का सोलर और विंड का बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। तो इतनी बड़ी चेंज ओवर हमारे इसमें हुई है, मेगावाट से गीगावाट और गीगावाट में 30 गीगावाट। तो सोलर के बारे में ये बात आप पक्का ध्यान में रखिए कि ये डिसेंट्रलाइज है। और उसमें सबसे बड़ी फायदे की बात क्या है कि अगर आप डेजर्ट में समझो सोलर प्लांट लगाएंगे तो वो वहाँ से आपको जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ लेके जाना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम बनानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो, अगर है तो भी उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उसके बजाय ये देखना है कि सोलर एनर्जी के एप्लीकेशंस या उसका जो भी इंस्टॉलेशन है आपका वहीं हो जहां आपको जरूरत है, जहां करना है। जल्दी से इनके सवाल इनके सवाल का ऐसा है कि देखिए हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट में प्रावधान ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का है। क्यों? क्योंकि हमको फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमारा जो है जिसको हम कार्बन कम करना बोलते हैं वो बढ़ावा देना है। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ये जो हम लोग फॉसिल फ्यूल है जैसे बाहर से जो क्रूड ऑयल बुलाते हैं, अगर इसके ऊपर हमारा बहुत सारा खर्चा है, वो खर्चा अगर हम कर पाए तो वो बचने वाला है और वो बचेगा तो हम इधर कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे किसी इसमें। तो ये दो चीज़ों पे हम लोग पैरेलल काम कर रहे हैं। एक तो बाहर से जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको कम कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास जैसे अभी बताया गया कि आत्मनिर्भर बनना है, हमारे पास क्या है उसका यूज़ करके हमें हमारा आगे का पूरा प्लानिंग करना है और वो हम कर रहे हैं। मनोज जी, यहाँ पर आपसे भी सवाल पूछा गया। आपने अभी कहा कि R&D पर सबसे ज़्यादा जो है फोकस है इस वक्त और R&D पर ही माना जाता है कि सबसे ज़्यादा खर्च भी होता है। ये जो 19,000 करोड़ का प्रावधान रखा है उसमें काम चल जाएगा या आपको लगता है 2023-24 बजट में इसका अलग से प्रावधान होना चाहिए? नहीं, उसमें जो अभी स्कीम निकाली गई है उसमें सब चीज़ों का अलग अलग से बजट बनाया गया है और बहुत ध्यान रखा गया है। इनफैक्ट ये जो स्कीम है इसमें काफ़ी मेहनत की गई है और इसमें R&D को बिल्कुल अलग अलग, R&D सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं, सिर्फ R&D का बजट है। R&D के अंदर में भी किस पे R&D होनी चाहिए उस पर भी अलग से उसका फोकस है और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है। तो मेरे हिसाब से पूरा बजट उसके अंदर में जो R&D का पोर्शन है वो काफ़ी सफिशियंट है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली अब ये स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन का जो है सबसे बड़ा काम है। बजट में कोई ऐसा इशू नहीं है, फंड एलोकेशन कोई ऐसा इशू नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि R&D एक सतत प्रक्रिया है, ये ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, अगर ज़रूरत पड़ती है सरकार फिर से जो है इसमें बजट और दे देगी। पर पहले हमें 2025 तक एटलीस्ट जो पैसा अवेलेबल रहेगा बजट के थ्रू, पहले उसे हम लोग खर्च करें, उसके बाद दोबारा से देखते हैं कि जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। जी श्री जी, दो लाइन थोड़ा सा मुझे ऐड करूँ। देखिए टोटल बजट 14,000 करोड़ हम लोग बोल रहे हैं, उसमें से 1200 करोड़ हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, 400 करोड़ हम R&D के लिए दे रहे हैं। तो मेरा आपको सबको ये भी बताना है कि देखिए हर चीज़ के बारे में ख्याल रखा जाता है। हमें हाइड्रोजन पाना है तो सबसे पहले तो अभी रेट क्या है उसको कम करना है तो पायलट प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। उसके लिए हो सकता है कि बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी सरकार के साथ शामिल होंगे और ये इस तरह का प्रोसेस होता है। तो उसमें पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी एलोकेशन है, R&D के लिए भी एलोकेशन है और सबसे मेन आप सबको बता दूं कि इसका मेन टारगेट क्या है कि हमें एक्सपोर्टर बनना है हाइड्रोजन का। अभी जैसे मैंने बात करी थी कि हम बाहर से फॉसिल फ्यूल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। हमें क्या अचीव करना है ग्रीन एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी से, हाइड्रोजन मिशन से, कि हमें दुनिया के लिए एक एक्सपोर्टर बनना है जहां पूरी दुनिया को हम हाइड्रोजन सप्लाई कर सकें। जी श्री जी, यही बात मैं कर रहा था कि एक तो हमें घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करनी है, इस बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हमें बड़ा निर्यातक बनना है, उस बिंदु पर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे बिंदु पर हम देख रहे हैं चुनौतियां ज़्यादा बड़ी हैं। हम देख रहे हैं कि जर्मन और जापान, ये दो देश हैं जो भारत के कॉम्पिटिटर बनकर उभर रहे हैं, बाहर से ज़्यादा इस क्षेत्र में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती तो बड़ी है, बट अभी जैसे इन्होंने बताया जो हाइड्रोजन का वर्ल्ड वाइड मार्केट है 300 मिलियन टन तक जा सकता है, तो हम खाली 5 मिलियन टन से शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हमें कॉम्पिटिटिव रेट पे बना पाएंगे हाइड्रोजन तो वर्ल्ड मार्केट में कोई लिमिट नहीं है कितना हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी जापान की बात की, जापान जो अभी हाइड्रोजन खरीद रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से ले रहा है और वो मोस्टली ग्रे और ब्लू के कॉम्बिनेशन में आ रहा है।
तो उसको अगर आप ग्रीन में कन्वर्ट करते हो तो जापान को दे सकते हो, यूरोप में दे सकते हो। यूरोप का टारगेट अगर हाइड्रोजन का देखोगे तो उसमें उन्होंने सर्टन परसेंटेज इंपोर्ट से आएगा ये पकड़ के चल रहे हैं वो, मतलब वो एक मार्केट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। अब आप उसमें कितने कॉम्पिटिटिव में रह सकते हो, तो उसके लिए R&D का बजट एक अच्छा जरूरी स्टेप है, क्योंकि वहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी आती है तो वो डेफिनेटली सस्ती हो जाती है बाहर के टेक्नोलॉजी से। जी, कुछ सवाल? जी सर, देश में सर कुछ महीने पहले सर कोयले की कमी के कारण सर बिजली संकट पैदा हो गई थी, तो सरकार ऐसा सुनिश्चित करेगी कि सर फिर आगे से ऐसा ना हो? सर इस मिशन के कुछ बैड एस्पेक्ट्स भी हैं। Sir, according to you, what are the important factors government need to take care of while implementing their plans to achieve their targets effectively? अगर कोई एक एम हम सेट करते हैं और वो अचीव करना बिल्कुल मुमकिन है, और सरकार ने काफ़ी एम्स रखे हुए हैं, जैसे ज़ीरो एमिशन 2070 तक करना, या हमारा रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़ के हम उसका कट ऑफ करते हुए 50% तक हमें पहुंचना 2030 तक। तो क्या ये मतलब मुमकिन है आपको लग रहा है? पहला, और दूसरा कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इसमें कैसा रोल प्ले करेगा? जी, इसमें अपना भी मैं एक एड ऑन कर देता हूँ। आपने कहा कि 80-85% तक हम लोग अचीव कर पाए हैं, लेकिन क्या जन भागीदारी होती तो क्या 100% अचीव कर सकते थे हम? क्योंकि माना जा रहा है कि जो सौर ऊर्जा के लिए जो पैनल हमें चाहिए होते हैं वो संभवतः चीन से या अन्य देशों से हम लोग आयात करते हैं, वो महंगे हुआ करते हैं। देश में बनाने वाले, घरेलू बाज़ार में बनाने वाले ऐसे बहुत कम लोग या कंपनियां हैं, उस पर भी काम करना पड़ रहा है। क्या इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कुछ किया गया क्या? आप सबके सवाल सुन के मुझे बड़ा यानी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी सब जानकारी आप लोग रख रहे हैं और वो हमसे पूछ भी रहे हैं। तो अभी शुरुआत अगर आपसे करूँ मैं, तो आपके सवाल में ही आपका एक जवाब है, और बाकी भी लोगों ने जो बोला। देखिए, आप सबका सवाल यह है कि हमारे सामने चुनौतियां हैं। चुनौती तो रहने वाली है, चुनौती है तभी मेहनत करने में मतलब है। अगर चुनौती नहीं तो हम मेहनत नहीं करेंगे, चुनौती नहीं तो हम प्लान नहीं करेंगे कैसे करना है। तो वो सब आज सरकार बोलो या जैसे अभी नीति आयोग, ये सब जो है, ये सब आप लोगों की ज़रूरतें क्या है उसका फीडबैक लेके उसके तहत वो सब ये सब काम करते हैं, प्लान्स करते हैं, उसके लिए फंड एलोकेशन करते हैं, उसको रोड मैप बनाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब गाइडलाइंस आपको देते हैं। तो ये तो हो ही रहा है। लेकिन आपने जो अभी मुझे पूछा कि सोलर का, तो देखिए, हम तो सुन रहे हैं कि 90% के ऊपर हम लोगों ने टारगेट अचीव करने के इसमें है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए बोला कि चलो हम ये मान लेते कि मैंने 80%, मैंने पहले 20 गीगावाट का टारगेट अगर 2010 में रखा था, जो मैंने बाद में 100 गीगावाट का किया और मेरा 80 अचीव हो रहा है, तो मैंने जो 2010 में 20 का सेट किया था उसके तो चौपट में अचीव कर रहा हूँ। तो गिलास खाली है या भरा है वो भी वाला बात है। और देखिए, टारगेट सेट किया इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि सोलर पैनल्स, उसके हमारे पास क्या प्रोडक्शन का कैपेसिटी था नहीं था, हमको बाहर से किसी से लेना था, तो ये सब चीज़ें थी और शुरुआत थी। उस वक्त हम लोगों ने जब किया था तब शुरुआत थी, तो नेचुरली ये सब चैलेंजेस हमारे सामने थे कि जो हम लोगों को पैनल्स मिलते थे वो बाहर से लाने पड़ते थे, हमारी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन बीच में कई ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई है कि जिसके बारे में हम डिटेल में भी बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की स्कीम आई है जिसमें हमने ये सब जो हमें डिफ़िकल्टीज बाद में रास्ते में ख्याल में आए कि ये कम पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है, तो जैसे हम हमारे घर में करते हैं वैसे हम लोग ने भी किया है, सरकार ने भी किया है। ये चीज़ों की कमी लग रही है तो चलो उसके लिए स्कीम्स लाए। अभी जैसा आप बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में समझो वीक थे, कम थे, तो हमने उस तरह की भी स्कीम आई है और उस तरह की स्कीम के तहत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की है और हमें हमारा बना हुआ आत्मनिर्भर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आजकल मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें ये प्रोसेस में आ रही है, कोशिशें हर तरफ चालू है। क्या कोशिश चालू है? हमने जो टारगेट सेट किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किया था, वो कैसे अचीव किए। और मुझे बहुत खुशी है, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि हम जो टारगेट सेट किए उसके काफ़ी नज़दीक है। जी, और वो भी काफ़ी। ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना एक बड़ा कारण भी है कि हम लोग जो है लगातार क्लीन एनर्जी की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ई व्हीकल पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, लेकिन एक सवाल जो है ये भी उठता है कि क्या जब डंप किया जाएगा इन बैटरीज को जिनसे कार्बन उत्सर्जन उस वक्त नहीं होगा जब इस्तेमाल होगा, जब वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहेंगी तब उसका क्या रहेगा? जी, अच्छा प्रश्न है। पहले मैं आपके कोयले वाला एक जवाब दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और आपने प्रश्न यहाँ उठाया है।
देखिए, हम लोग के पास जो कोयला है, हम लोग कोयला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग करीब करीब 80-85% डोमेस्टिक लोग कोयला प्रोड्यूस करते हैं, 20% बाहर से ले आते हैं। कुछ पावर प्लांट हमारे विदेशी कोयले पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका जो कोस्टल एरिया में है उनको वहाँ से नज़दीक पड़ता था। रसिया और यूक्रेन वॉर से जो हमारे पास इम्पोर्टेड कोयला था उसका दाम बहुत बढ़ गया। उसका दाम इतना बढ़ गया कि अगर उसको ले आते हैं और हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उससे बिजली बेचना बहुत मुश्किल हो गया। एकाएक बहुत ज़्यादा प्राइस, और प्लस साथ साथ में सेम टाइम में बारिश आ गई। बारिश के टाइम पे खदानों से कोयला निकालना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पहला चैलेंज बहुत बड़ा प्राइस, दूसरा चैलेंज हमारे डोमेस्टिक कोयले में बारिश और दुनिया भर की चीज़ें आ गई, और तीसरा था कि एकाएक हमारी डिमांड बहुत बढ़ गई। ये पहला ऐसा इतिहास का टाइम था जिस समय सबसे ज़्यादा जो है मार्च में कभी इतना डिमांड नहीं बढ़ी। तो ये जो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है, इसको एक दिन के अंदर आप सही नहीं कर सकते। फिर भी सरकार ने अपने प्रयास से बहुत मैनेज किया, और लगभग कहीं पर पावर कट नहीं था। लगभग कहीं पावर कट नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ शून्य था, लेकिन लगभग नहीं था, और सरकार ने इसका संज्ञान लिया। अभी लगभग सारी चीज़ें सही कर ली गई हैं। जो पावर प्लांट कोयला विदेश से आता था वो नहीं चल पाते थे, उनको भी सरकार ने सही कर दिया है। कुछ गैस बेस्ड पावर प्लांट थे जो चल नहीं पा रहे थे, गैस बाहर से आती है, उसको ठीक कर दिया है। तो अब आने वाले समय में चाहे कितना भी डिमांड हमारी जाए, हमें बिजली की समस्या ऐसा नहीं है। जी जी, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपका अंत जो प्रश्न था उस पर बस छोटा सा मैं उत्तर देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए टारगेट दिया है कि ऊर्जा क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन का मिशन है, ये पहला प्रयास है। इस तरह से ही हम लोग जो है एनर्जी स्टोरेज का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है कि 2030, 47 या 70 में कितना ऊर्जा हरित से आएगी, कितना न्यूक्लियर से आएगी, कितना हाइड्रो से आएगी, जिससे कि हम लोग ऑलमोस्ट अपना इंपोर्ट जीरो कर पाएँ। तो इंपोर्ट जीरो करने का मतलब नहीं होता है कि हम शून्य कर देंगे, हम बैलेंस कर देंगे कि हमारे पास जो आउटगो है, जितना धनराशि बाहर जाती है, वो धनराशि जितना हम अपने यहाँ कंज्यूम करें तो बराबर हो जाए। तो लगभग इसका प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग जन भागीदारी, आपने बात करी, जन भागीदारी उसमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ज़रूरत नहीं है। नीति आयोग ने एक लाइफ मिशन शुरू किया है, बिहेवियरल चेंज। हमें अपने आप में भी चेंज करना पड़ेगा कि हम कम से कम जो है उन चीज़ों का प्रयोग करें जिससे जो है हमारे पास जो है हरित ऊर्जा का प्रयोग हो, साथ साथ में उत्सर्जन कम हो। तो जन भागीदारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम पहले अपने आप में बदलाव लाएं। तो इसमें क्या बजट तो कोई रुकावट नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, बजट कोई रुकावट नहीं है। बजट सफिशिएंट है और ज़्यादा ही है। बशर्ते ये है कि हमें सब लोग को मिलकर के इस बजट को सफल बनाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट के साथ साथ में प्रयास ये करना पड़ेगा उसका हम लोग प्रयोग करें। बहुत सारे पावर प्लांट, बहुत सारे छतों पे हम लोगों ने रूफटॉप लगा लिया है, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। प्लस क्या है कि ऊर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए उपलब्ध है। अगर हम उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करेंगे तो दोनों, पर्यावरण बचेगा, ऊर्जा बचेगी। तो हम लोग को ऊर्जा बचाना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी लागू करना चाहिए, और अपने आप में कुछ बदलाव की ज़रूरतें भी हैं। क्या बात है, सरकार तो बजट का प्रावधान कर रही है, सरकार R&D उपलब्ध करवा रही है, लेकिन हमें भी अपनी भागीदारी निभाना बेहद आवश्यक है। शिरीष जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन समय समाप्त हो गया है। लेकिन जितना भी समय आपने निकाला, जिन बिंदु को आपने छुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी आपका भी, और प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।